हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज अपनी ये ऑप्टिक्स की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी है और एनडीए और सीडीएस इन दोनों एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये अपने टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। एनडीए और सीडीएस की बात करेंगे और अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो, उसमें आपके ये पूरी तरीके से काम आ जाएगी। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ की अपने बात कर रहे थे कि लाइट की टोटल हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से लाइट की पहली प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे पास थी रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बारे में अपने पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आई थी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। और लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी आई थी डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो लाइट की 3 प्रॉपर्टी अपने पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। आज हम लाइट की चौथी प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन का मतलब होता है हिंदी के अंदर ध्रुवन, मतलब लाइट का ध्रुवीकरण करना है अपने को। तो पोलराइजेशन लाइट का, पोलराइज लाइट कैसे बनेगी, पोलराइजेशन कैसे करते हैं, ध्रुवीकरण कैसे होता है, अपने उसके बारे में बात करते हैं। कहता है एक लाइट वेव जो है वो वाइब्रेट इन मोर देन वन प्लेन इज नोन एज अनपोलराइज्ड प्लेन, कि लाइट वेव जो है वो एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है और उन प्लेन्स को अपने एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही होती है और उस लाइट को हमने एक सिंगल प्लेन के अंदर कन्वर्ट करना है कि लाइट जो है वो अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट करने की बजाय एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करे। तो उस लाइट को अपने बोलेंगे कि लाइट जो है वो पोलराइज हो गई है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक पोलराइजर यहाँ लगाया गया है। उससे पहले आपका कोई भी लाइट बीम जो आ रहा था वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने देखा कि येलो कलर से वाइब्रेट हो रहा है, ये आपकी एक वेव बन गई वर्टिकल डायरेक्शन में। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपको इस ब्लू से कलर के अंदर आपको एक वेव दिखाई दे रही है। तो वाइब्रेशन की आपने डायरेक्शन जो देखी है वो एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर आपकी लाइट वाइब्रेट हो रही थी। एक्स एक्सिस की ओर भी वाइब्रेट हो रही है, वाई एक्सिस की ओर भी वाइब्रेट हो रही है। तो उसको आपने बोला है अनपोलराइज्ड लाइट, बोला है कि जब लाइट की वाइब्रेशन एक से ज़्यादा जगह थी, मतलब जो ओरिजिनल हमारे पास लाइट थी जिसको अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो लाइट होती है कोई भी, चाहे सन से आए चाहे टॉर्च से आए, किसी भी तरीके की लाइट होगी, वो हमेशा लाइट जो है अनपोलराइज होगी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सन से आ जाए या फिर किसी लैंप से आ जाए या ट्यूबलाइट से, कोई भी लाइट जब भी हमारे पास आती है तो सबसे पहले वो अनपोलराइज लाइट होती है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक पोलराइजर लगाकर उसको एक ही प्लेन के अंदर उस लाइट को लाया जाता है। मतलब बाकी सारी जितने भी आपके पास लाइट जो थी, जो लाइट वेव थी जो इस प्लेन के अलावा किसी प्लेन में थी, वो सारी लाइट जो है इस पोलराइजर पर आके रुक जाएगी। ये पोलराइजर क्या है, उसको या तो ऑब्जर्व कर लेगा या फिर बची हुई लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। बस लाइट सिर्फ इस तरीके की लाइट जो है, एक ही प्लेन वाली लाइट जो है, यही आगे बढ़ेगी। As you can see in the image below, the direction of propagation is constant, but the planes on which the amplitude occur is changing। कहता है प्लेन जो है, प्लेन लगातार चेंज हो रहा है जिसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड आपके पास जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अब मैं आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बता दूं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। कि इस तरीके की आपकी कोई भी वेव है, किसी भी तरीके की आपकी जो वेव है, ये उसकी मीन पोजीशन है वेव की, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपने एम्पलीट्यूड बोला करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है अपने मीन पोजीशन से, उसको अपने बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ उसी एम्पलीट्यूड की बात की गई। कहता है पोलराइज्ड वेव आर लाइट वेव इन विच द वाइब्रेशन अकर इन सिंगल प्लेन, जिसमें वाइब्रेशन जो है सिंगल प्लेन के अंदर आपकी चलेगी। Plain polarized light consists of wave in which the direction of vibration is same for the all waves in the image above. You can see that a plain polarized light vibrate on only one plane. The process of transforming unpolarized light into the polarized light is known as polarization. The device like to purple block you can see are used to polarization of light. तो यहाँ पर जो पोलराइजर काम में लिया गया है, ये पर्पल ब्लॉक नाम है इसका, पर्पल ब्लॉक। ये कुछ पोलराइजर होते हैं जो लाइट को पोलराइज करने के काम आते हैं। तो इस पूरी का नतीजा क्या था, निचोड़ क्या था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जैसे हमने शुरुआत किया कि अलग अलग प्लेन के अंदर हमारी लाइट होती है, कुछ पोलराइजर लगाकर उसको एक ही प्लेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको अपने बोलते हैं लाइट का पोलराइजेशन।
अब ये पोलराइजेशन क्यों करते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि फोटोग्राफी वगैरह के अंदर क्या है कि आपका जो भी इमेज है वो ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्लियर होने के लिए पोलराइज लाइट को काम में लिया जाता है। पोलराइज लाइट का वहाँ पर काम आता है। या फिर आपने देखा होगा कि कई सन ग्लासेस या फिर चश्मा जो होता है वहाँ पर जो आपके लेंस काम में आते हैं वो भी पोलराइज लेंस होते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के लेंस जो होते हैं मार्केट में आते हैं, और एक पोलराइज लेंस की अगर आप डिमांड करोगे जाके तो आपको एक अलग टाइप के लेंस दिखाए जाएंगे जिसके ऊपर कुछ लाइट डाली जाती है और आपको ये दिखाया जाएगा कि कुछ लाइट ही ऐसी है जिसमें से आर पार हो रही है, बाकी लाइट जो है वहाँ पर रुक जाती है। तो उन लाइट को, उस लेंस को अपने पोलराइज लेंस बोला जाता है। तो लाइट का पोलराइजेशन क्या था ये मैंने आपको बता दिया है। तो पोलराइजेशन के बारे में डिटेल से हम जो है हमारे पास +1 और +2 में आ जाता है, और एनडी और सीडीएस के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पर्पल ब्लॉक क्या चीज़ है, बस इतना काफ़ी है आपके पास एनडी और सीडीएस के पेपर के लिए। तो ये था आपके पास प्रकाश का ध्रुवन। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब है, हिंदी के अंदर इसको विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन। और ये लाइट की हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी इस वीडियो से पहले हो चुकी है, चौथी हमने पोलराइजेशन पढ़ी है, और 5वीं आपके सामने है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, एक वीडियो टाइप से है। आप इसको देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ लाइट आ रही थी और बिल्कुल यहाँ थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी गई है, और वहाँ से लाइट देखो कुछ इस तरीके से आपके पास मुड़ रही है। तो एक फ्रिंजे बन रही है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के देखते हैं, और डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी यहाँ पर किनारे से लाइट का मुड़ जाना, किनारे से लाइट का मुड़ जाना, इसी को अपने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पोजेसेज अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हालांकि हमें पता है कि कोई भी किनारे पर मान लो कोई भी चीज पार्टिकल इस तरीके से टकराएंगे तो टकराने के बाद वो इस साइड तो जाएंगे नहीं, वो इस साइड जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट जो है आपको इस साइड भी जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर लाइट टकराने के बाद इस साइड भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो लाइट का इस तरीके से बंट जाना, यही आपका पास है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि कई बार आपको ब्राइट कलर दिखाई देता है, कई जगह आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो ये ब्लैक और वाइट कलर आपको ब्राइट कलर दिखाई देना, इसी को अपने फ्रिंजे बोला करते हैं। और आपने इसका यंग का आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, +1 +2 में आया था। उसके अंदर 2 स्लिट्स लगाई गई थी। तो अगर इसको अपने डिटेल से पढ़ना तो आप वहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा ये काम का नहीं है पेपर के लिए। इसका बस एक ओवरव्यू लेंगे अपने, वो काफ़ी है कि डिफ्रैक्शन ऑफ स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पोजेसेस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। कि आपके यहाँ पर ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग का साइज क्या है, और जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर देन द लाइट्स वेवलेंथ, द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। और अगर कहता है कि अगर ये ओपनिंग आपके पास बहुत छोटी होगी, इफ द टू आर क्लोजर इन द साइज और इक्वल, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज कंसिडरेबल एंड इजिली सीन विद द नेक्ड आई। मतलब ये ओपनिंग अगर आपकी कम होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और अगर ओपनिंग ज़्यादा होगी तो आपको डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ जो डायग्राम है इसके अंदर ओपनिंग बहुत कम दिखाई गई है, बिल्कुल थोड़ी सी ओपनिंग ली गई थी, और आप देखोगे आपको ये फ्रिंजें बनती हुई बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। किस तरीके से ब्लैक ब्राइट में चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी, और ब्राइट जो है वो ब्लैक में चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी। तो ये था लाइट का डिफ्रैक्शन, मतलब किनारों से लाइट का मुड़ जाना, किनारों से, किसी भी ओपनिंग के किनारों से लाइट का मुड़ जाना, यही आपके पास होता है, डिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद आ गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है, ये भी आपके पास, इसका नाम है हिंदी के अंदर व्यतिकरण। लाइट की आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ गई है, आज की अपनी तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें से 1-2 बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीडीएस के अंदर पूछा गया है। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, लाइट का एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना। लाइट का क्या है, लाइट की जो आपकी वेव्स होगी उनका एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना। अब वो ओवरलैप कैसे करता है, सुपर इम्पोज कैसे होते हैं, क्रेस्ट के ऊपर होते हैं या ट्रफ के ऊपर होते हैं, वो सारी अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर डिटेल से कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव ऑफ लोअर, हायर और सेम एम्पलीट्यूड।
मतलब दो वेव जो थी वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगी। सुपर इम्पोज का मतलब मिल जाना, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगी, जिससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी आपकी उसका एम्पलीट्यूड उससे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वेव किस तरीके से सुपर इम्पोज हो रही है। तो सुपर इम्पोज होने के दो तरीके हैं, आप देख पा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है, एक डिस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है। तो जैसे ये आपके पास पहली वेव थी, ये आपके पास पहली वेव थी, और ये आपके पास दूसरी वेव है। आपने देखा कि अगर आप इन दोनों वेव को आपस में इस तरीके से ऐड कर दोगे तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ जितना था, मान लो ये y है, और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ कितना है, y है, तो दोनों आपस में ऐड होकर एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाता है। पहले से एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको अपने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जो जितना मैक्सिमम वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू थी वो नेगेटिव में भी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो समझ आ रही होगी बात आपको कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट का आ जाना और ट्रफ के ऊपर ट्रफ का आ जाना। क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है भाई? कोई भी वेव इस तरीके से अगर आपकी होती है, इस तरीके से कोई वेव आपके ऊपर ये वेव होती है, इसका जो पॉजिटिव वाई की ओर जो जगह है, पॉजिटिव वाई की ओर जो इसका पोर्शन है, उसको अपने बोला जाता है क्रस्ट बोला जाता है, और जो यहाँ पर नीचे की ओर जो पोर्शन होता है उसको अपने ट्रफ बोला करते हैं। तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट का ओवरलैप होना, ट्रफ के ऊपर ट्रफ का ओवरलैप होना, इसी को अपने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर ऐसा उल्टा हो कि आपके पास यहाँ पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव मान लो, इसको एक बार आप नेगेटिव मान लो, और सेम अमाउंट आपकी पॉजिटिव में है, सेम नेगेटिव में है, जब उनको आप आपस में मिक्स करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ये माइनस था, ये प्लस था, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया इसने, ये प्लस था, ये माइनस था, इन दोनों ने भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वेव नहीं दिखाई दे रही, तो वहाँ वेव का एम्पलीट्यूड आपके पास जीरो हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑन अनदर वेव सच दैट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। These wave will have the same displacement and are the in same phase difference। उसके अंदर क्या सेम फेज में होती हैं, तो फेज डिफरेंस उनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर एक मान लो एक लाइट का ये वेव आपकी कुछ इस तरीके की है, ये वेव है, और उसी के पास में एक दूसरी वेव और बनाता ताकि आपको इस फेज डिफरेंस वर्ड के बारे में पता लगे कि एक आपकी वेव कुछ इस तरीके से और जा रही है, इस तरीके से। तो इन दोनों का ये जो गैप है ना, ये जो जितना यहाँ पर आपके पास लेंथ होती है, इसी को अपने फेस डिफरेंस बोला जाता है दोनों का, कि पहली वेव और दूसरी वेव में कितना फेस डिफरेंस है। जैसे अपने साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ देख ही लेते हैं, तो आपको पता होगा साइन थीटा ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और कोस थीटा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास जो होता है साइन और कोस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप बोलेंगे कि साइन और कोस के अंदर जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। तो समझ गए होंगे फेस का मतलब क्या है, फेस का मतलब क्या है, फेस डिफरेंस का मतलब क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कहता है इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर आ जाता है और ट्रफ जो है वो क्रस्ट के ऊपर आ जाएंगे, और आपको एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। द डिस्प्लेसमेंट एंड फेज ऑफ दिस वेव आर नॉट द सेम। ना ही डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और ना ही आपके पास उनका सेम फेज में होंगे, और दोनों की फेज में आप देख रहे हैं 180 डिग्री आपको दिखाया जा रहा है कि पहली वेव और दूसरी वेव की फेज में 180 डिग्री का फर्क है। क्योंकि हमें पता है कि पूरी की पूरी ये जो साइन थीटा या कोस थीटा बोलते हैं कि साइन और कोस का टाइम पीरियड यहाँ से वेव आपकी शुरू हुई और यहाँ पर जा रही है, तो टोटल हम इसको 360 डिग्री बोलते हैं। टोटल जो है आपके पास 360 डिग्री होता है, और इसको जब यहाँ तक हाफ तक कर लोगे तो आपके पास 180 डिग्री बन जाएगा। तो अगर आप इन दोनों में फ़र्क देखोगे तो इन दोनों के अंदर आपको 180 डिग्री का ही फ़र्क लगेगा। मतलब ये हो गया कि नीचे वाली वेव को यहाँ से यहाँ तक जो 180 डिग्री का पोर्शन है इतना आगे खिसका दो अगर आप, तो ऊपर वाली वेव बन जाएगी आपके पास, ये वाली वेव बन जाएगी। तो समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। उसके बाद अपने कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं। Two sources are said to be coherent when the wave emitted from them have the same frequency and constant phase difference। मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें से सेम टाइप की वेव लगातार निकल रही है, रिपीटेशन में निकल रही है, उस सोर्स को अपने कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों वेव, इसमें भी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल इसको अगर आप डैश डैश इस तरीके से मिला दोगे तो सेम जगह से आपकी वेव आ रही थी, सेम एम्पलीट्यूड है उनका, सेम उनकी वेवलेंथ है। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ होती है भाई, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, और ये यहाँ पर ए जो है ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा वेव किसी सोर्स से आ रही है और उनका एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और सब कुछ सेम है, वेवलेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, तो उन सोर्स को अपने बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। कोहेरेंट सोर्स के बारे में थोड़ी सी एप्लीकेशन आप देख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कहता है कि एक तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव आती है। अब ये वेव आर ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी वगैरह, ये सिंगल डबल फ्रिक्वेंसी की बातें जो अपने साउंड वेव के अंदर पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आ जाएगा आपके पास। फिलहाल आप सिर्फ इतना यहाँ पर याद रखेंगे कि सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव उसमें से निकलती है आपके पास कोहेरेंट सोर्स में से, सेम फ्रिक्वेंसी की सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव्स निकलती है। उसके बाद कोहेरेंट सोर्स के एग्जांपल क्या बोले गए हैं, लेजर लाइट, जिसका कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस के अंदर कि कोहेरेंट सोर्स के बारे में आपको पूछा गया था और लेजर एग्जांपल के फॉर्म में था, तो उसका आंसर यही लेजर और कोहेरेंट सोर्स से मिलता जुलता था आंसर। तो लेजर लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। द लाइट एमिटेड बाय लेजर हैज द सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेज। कि लेजर आपने देखा होगा रेड कलर की आपकी जो लेजर लाइट होती है जो काफ़ी तीखी लगती होती है, अपने को दूर तक जाती है, वो एक लेजर जो है वो आपको कोहेरेंट सोर्स का काम करती है, क्योंकि उसमें से जो लाइट जाती है वो उसका फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी और फेस भी उनका सेम रहेगा। कहता है साउंड वेव आर अनदर एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द साउंड वेव ट्रेवल विद द सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम वेव। साउंड वेव, सारी की सारी साउंड वेव को अपने इसका एग्जांपल नहीं कह सकते, लेकिन कभी कोई एक सोर्स ऐसा होता है जो एक ही सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, बार बार सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, तब उसको कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। बाकी हर एक साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीज़ को अपने कोहेरेंट सोर्स नहीं बोलेंगे। जहाँ से हर बार सेम इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी वगैरह के साथ साउंड आए, उसी सोर्स को अपने बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे उसको। उसके बाद पार्ट ऑफ आई आ गया आपके पास। उसके बाद है पार्ट ऑफ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए के पेपर में, एक ही पेपर में इसमें से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आई जो है अभी तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आई। तो इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, ज़्यादा हमने इसके लिए पढ़ना भी नहीं है, बस एक छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि लाइट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक डायग्राम भी आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि लाइट के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अपने इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल आगे वाला पार्ट लाइट का, ये जो आंख का बिल्कुल आगे वाला जो उठा हुआ पार्ट जो होता है, अगर आप आंखें बंद करके अपनी आंख को इस तरीके से ऊपर हाथ लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से आंख का बिल्कुल फ्रंट से थोड़ा सा पार्ट जो है उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो उठा हुआ पार्ट होता है यही आपके पास जो होता है कॉर्निया होता है। मतलब जो भी लाइट आपकी आंखों में एंटर करेगी वो सबसे पहले कहाँ से एंटर करेगी, कॉर्निया से एंटर करेगी। और ये एक ट्रांसपेरेंट होता है और इस कॉर्निया से ही सारी लाइट जो अंदर की ओर जाती है। The transparent part at the front of eye, this help to focus the view on the our retina. Most of refraction of light occur here. सारा का सारा रिफ्रैक्शन जो है यहीं पर होता है। तो यहाँ आपके पास सिंपल सा जो क्वेश्चन बनने वाला यही है कि सबसे फ्रंट पार्ट कौन सा होता है, या लाइट सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है। आप बोलोगे सबसे पहला फ्रंट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है, सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। अब ये आ गया आपके पास कॉर्निया, बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट पार्ट आपके पास हो गया कॉर्निया। ये आपके पास फ्रंट पार्ट हो गया कॉर्निया। कॉर्निया से जस्ट अंदर, कॉर्निया से जस्ट अंदर मतलब अगर आप इस उभरे हुए पार्ट को देखेंगे उसके जस्ट अंदर वाली साइड जो है एक्वस ह्यूमर का जो है एक लिक्विड होता है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि आई साइट, अपनी जो आंखें जो है वो थोड़ी सी गिल्ली रहनी चाहिए, ठीक है, आंखें जो है ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, उससे भी आंखें खराब होती है। तो ये जो जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वही आपके पास एक्वस ह्यूमर आपके पास होता है। ये क्या होता है कि जैसी जो अपना आंख की जो पुतलियाँ होती है ऊपर वाली वो बार बार बंद होती है, तो ये क्या करती है, लिक्विड को बैलेंस करती है। एक तरीके से ये आपके पास वाइपर का काम करती है कि आंख को धोने का काम करते हैं। तो लिक्विड यहाँ पर आपके पास रहता है, ये आपके पास लिक्विड रहता है। और ये लिक्विड की जो है डेंसिटी जो है, इस लिक्विड का भी एक खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अपने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं।
बस इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही ऐसा है कि लाइट को थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना, ताकि लाइट जो है आगे आपके लेंस पर टकरा सके, लाइट जो है वो लेंस पर टकरा सके इसलिए। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल फ्रंट पार्ट देखा, वो आपके पास आया कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट आपके एंटर करेगी। उसके बाद सेकंड पार्ट आपके पास होगा आइरिस। अब इस आइरिस के बारे में सुनना क्या होता है, तो इसी आइरिस का ये आपके पास डायग्राम बनाया गया है कि आपकी आंख है, पूरी आई बॉल है, आई बॉल है मतलब आपकी पूरी आंख है, और पूरी आंख में ये जो कलर्ड पार्ट होता है, आपने देखा होगा कि कई लोगों की आंखें जो होती है ब्लैक होती है, कईयों की ब्राउन होती है, कई लोगों की आंखें जो ग्रीन होती है। ये जो एक्चुअल के अंदर जो कलर होता है, जिस कलर की आप बात कर रहे हो कि ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ये कलर जो होता है आइरिस का ही होता है। आइरिस आपका कौन से कलर का है, मतलब ये अगर यहाँ पर येलो कलर का ये जो पूरा इतना इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको अपने आइरिस बोलते हैं। तो कईयों का आइरिस ब्राउन भी होता है, कईयों का आइरिस जो है ब्लैक भी होता है, कईयों का आइरिस थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में भी आ जाता है, ब्लू कलर में भी आ जाता है। कहता दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ लाइट ऑफ योर आई, इफ समवन हैज ब्लू आई इट इज द आइरिस दैट इज ब्लू, दिस पार्ट ऑफ आई कंट्रोल हाउ मच लाइट गेट इनटू योर आई, it behave just like the diaphragm of camera. In bright light the iris expands so that the hole in the middle of it the pupil is small, वगैरह वगैरह। चलो अपने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है कि ये जो आपके पास प्यूपल है, ये प्यूपल क्या होता है, जिस आप बात कर रहे हैं कि जो कलर वाला जो पार्ट होता है आपका वो प्यूपल होता है। और अगर आप इस डायग्राम में इसको देखना पसंद करेंगे, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो मैं आपको अलग से थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ कि इसको येलो कर दिया जाए पीपल को। तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको येलो कर दिया, ये जो इतना सा येलो वाला आइरिस की बात कर रहे थे सॉरी अपनी, ये जो इतना सा येलो कलर वाला जिसको मैं कर रहा हूँ ना, यही हमारे पास आइरिस होता है। ये हमारे पास दोनों साइड से आइरिस हो गया। ये जो यहाँ येलो कलर था, इसी येलो कलर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मतलब ये येलो कलर आपको यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर लाइन है नीचे लाइन है, पर अगर इसको फ्रंट से देखोगे तो आपके पास ये पूरा एक सर्कल है, पूरा ये येलो कलर का पूरा इस तरीके से आपके पास एक सर्कल है। तो ये जो येलो कलर का पूरा सर्कल होता है, जो आपकी आंख की बात कर रहे हैं कि जिस कलर की आपकी पूरी आंख है, चाहे वो ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, तो जो कलरफुल एरिया होता है पूरा, वही आपके पास आइरिस होता है। और उसी आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच जो आपके पास डार्क कलर का पोर्शन होता है, बिल्कुल बीचों बीच आपको जो डार्क कलर का छोटा सा सर्कल दिखाई देता है, वो डार्क कलर का सर्कल जो होता है वही प्यूपिल होता है। तो सबसे पहले लाइट जो आपकी कॉर्निया से एंटर करेगी, कॉर्निया से एंटर करके वो यहाँ पर आइरिस पे जाकर जो लाइट टकराएगी, वो तो लाइट कहीं नहीं पहुँच पाएगी, वहीं पर टकरा के वापस चली जाएगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत वहाँ पर अब्जॉर्ब भी हो जाएगी। लेकिन इसके जो बिल्कुल बीचों बीच जो डार्क कलर का पार्ट है ना प्यूपल, इसी में से लाइट हमारी आँख के अंदर आगे एंटर करती है। मतलब जो लाइट इस डार्क कलर के एरिया के अंदर, मतलब प्यूपिल के अंदर चली गई, वही लाइट हमारे लेंस तक पहुंचती है, और ये बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया था कि ब्राइट लाइट के लिए है आइरिस जो एक्सपेंड कर देता है वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आप गौर से देखोगे अपनी आंखों को, तो कभी भी सनलाइट के अंदर देखोगे तो आपको जो बीच का जो डार्क पोर्शन है ब्लैक कलर का, वो आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा। और अगर आप थोड़ा सा शाम वाले टाइम देखोगे, 7 बजे 8 बजे, जिस टाइम थोड़ा देखना मुश्किल होता है या फिर लाइट बहुत कम होती है, आप देखेंगे कि जो बिल्कुल बीच वाला जो डार्क पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये जो आइरिस होता है, यही साइज जो है आँख का, प्यूपिल का जो साइज है, ये जो प्यूपिल का साइज है, ये आइरिस ही डिफाइन करता है कि प्यूपिल का साइज बड़ा करना है छोटा करना है। तो जब ज़्यादा लाइट होती है दिन के अंदर, तो ज़्यादा लाइट आ रही होती है, तो ताकि आंख में कम लाइट जाए, इसलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। और जैसी लाइट आपके पास कम होती है, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता, थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है, या फिर अपने अंधेरे की बात कर लें, उस टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करवाने के लिए प्यूपिल का साइज जो है बढ़ जाता है। अब इस प्यूपिल का साइज जो है कंट्रोल करना, ये हाथ में है आइरिस के। तो प्यूपिल आपको पता लग गया, प्यूपिल क्या है कि अगर हमारी आंख के अंदर तक लाइट पहुंचती है, तो सबसे पहले लाइट कॉर्निया से एंटर करके प्यूपिल में से एंटर करेगी। जो लाइट कॉर्निया से एंटर करके आइरिस से टकराएगी, वो लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो लाइट हमारी आंखों के अंदर लेंस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले लाइट कॉर्निया से एंटर करेगी, और इस आपके लिक्विड के अंदर होती हुई आपके पास यहाँ पर ये जो इतना इतना पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये जो ब्लैक कलर का एरिया है, ये यही है। ये ब्लैक कलर जो यहाँ दिखाया है, उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि लाइट जो है वो आपकी कॉर्निया से एंटर करेगी, फिर आपकी लाइट जो है इस यहाँ पर प्यूपिल से एंटर करेगी।
और पिपल के जस्ट पीछे आपके पास यहाँ पर ये लेंस लगा होता है, पिपल के जस्ट पीछे जो है लेंस लगा होता है। तो पिपल के बारे में यहाँ बताया गया है कि ब्राइट लाइट जब आपके पास होती है आइरिस एक्सपैंड हो जाता है और होल जो है वो छोटा हो जाता है, पिपल का जो होल है, और ओनली लेट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इनटू योर आई। इन डिम लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द पिपल गेट्स बिगर अलाउइंग मोर लाइट टू गेट इनटू योर आई। तो जो बात मैंने आपको बोली थी वही यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि ज़्यादा लाइट के टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा लाइट के टाइम पे पिपल ये जो आइरिस है ये एक्सपेंड हो जाएगा और पिपल के साइज को छोटा कर देगा, और जब लाइट डिम होगी तब इसका साइज बढ़ जाएगा। तो हमने एक कॉर्निया पढ़ लिया और उसके बाद हमने आइरिस के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट है लेंस। उसके बाद लेंस लगा हुआ है। लेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इतना इतना ये सारा है आपके पास, ये लेंस ही है, ये पूरा का पूरा जो है ये आपके पास लेंस लगा होता है। मतलब पिपल से जैसे ही पीछे लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले लाइट जो है सीधी लेंस तक पहुंचेगी। तो ये जो लेंस होता है ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये बिल्कुल मसल्स की तरीके से ही आपका जेली टाइप का होता है, बिल्कुल सॉफ्ट लेंस होता है जेली टाइप का। मतलब वो लेंस जो है वो उसका साइज भी बदलता रहता है लेंस का, कभी लेंस छोटा हो गया कभी लेंस बड़ा हो गया। साइज बदलने का मतलब लेंस की फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो बदलती रहती है। तो लेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, दिस मेक्स फाइन एडजस्टमेंट टू द फोकस ऑफ द व्यू दैट वी सी। तो लेंस का फोकस का काम जो है, लेंस क्या करता है, कोई भी लाइट आपके पास यहाँ से एंटर करेगी तो उस लाइट को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने वाला लेंस आपको पता ही कन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है तो आप बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्ज करने वाला लेंस आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, तो हमारी आंख के अंदर जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है कि इमेज हमारे पास उल्टी बना करती थी। कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज उल्टी बनती थी, इसका मतलब हमारी आंख के अंदर जितनी इमेज बनती है वो उल्टी बना करती है। उसके बाद अब यहाँ से कोई भी लाइट का जो बीम है वो एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद उसकी जो इमेज बनेगी, तो उसकी जो इमेज है यहाँ से एंटर करने के बाद उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी लाइट, तो यहाँ आपके पास इमेज बनेगी। तो ये जो हल्का सा रेडिश कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्कुल किनारे वाला जो इनर सरफेस आप कह सकते हैं इस पूरी के पूरे स्फीयर की, और पूरा जो पूरा स्फीयर है इसको अपने आई बॉल बोलेंगे कि ये हमारे पास आई बॉल होती है। तो पूरे के पूरे स्फीयर की जो इनर सरफेस होती है इसी को अपने रेटिना बोला जाता है। तो रेटिना एक टाइप से आप कह सकते हैं एक पर्दा होता है, एक फिल्म होती है जिसके ऊपर सारी की सारी इमेज बना करती है। तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करेगी, प्यूपिल में से होती हुई लेंस से टकराएगी, और लेंस से रिफ्रैक्शन होकर लाइट आपके पास इमेज बनेगी जो वो रेटिना के ऊपर बनेगी। द पार्ट ऑफ द आई दैट इज सेंसिटिव टू लाइट, इट इज ऑन द रेटिना दैट द इमेज व्यू वी आर लुकिंग एट द फोकस। मतलब सारी की सारी इमेज जहाँ पर फोकस होती है वो जगह ही हमारे पास क्या होती है, रेटिना होती है। तो इमेज कहाँ पर बनती है, क्वेश्चन ये है, तो इमेज हमारे पास बनेगी रेटिना पर। उसके बाद आ गई ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट कलर की हल्की हल्की सी लाइनें सी आपको दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ जो इमेज बन रही है उस इमेज बनने के सिग्नल को माइंड तक लेके जाने का काम जो है, ब्रेन तक लेके जाने का काम जो है, ये ऑप्टिक नर्व किया करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट एंटर करेगी, कॉर्निया से एंटर करेगी, जो लाइट आइरिस से टकराएगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो लाइट पीपल से एंटर कर जाएगी वो लेंस में से होती हुई रेटिना पर इमेज बनाएगी, और इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ से सिग्नल जो है वो माइंड तक ले जाएगी। उसके बाद लास्ट आपके पास ऑप्टिक नर्व के बाद आ गई मसल्स। ये मसल्स, ये जो येलोइश कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इस मसल्स की बात करेंगे। मतलब ये मसल्स का काम क्या है, लेंस को पकड़े रखना, और लेंस को पकड़ के इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कम ज़्यादा करना, मतलब उसकी रेडियस को कम कर देंगे या फिर मसल्स जो है उसकी रेडियस को बढ़ा देंगे। ये डिपेंड करता है कि लाइट कैसी आ रही है आपके पास। चलो देखते हैं। देयर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ मसल्स इन योर आई। वन सेट गोज अराउंड द लेंस। पहला जो है वो लेंस के किनारों पर होता है, जो लेंस को फोकस करने काम आता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कुछ डिस्टेंस पर कोई चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है, तो अगर आप कुछ डिस्टेंस पर इस तरीके से मान लो अपने हाथ को देख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान हाथ है, और सामने जो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है, जब मैं हाथ को देखूंगा तो सामने वाली स्क्रीन अपने आप ब्लर हो जाती है। जैसे कि आपने कैमरे के अंदर भी देखा होगा, अपने फोकस करने के लिए मोबाइल कैमरा के अंदर टच कर देते हैं स्क्रीन पर ताकि एक जगह फोकस आए और बाकी जगह ब्लर हो जाए। तो ये काम जो है ये मसल्स ऑटोमेटिक कर लेती है।
ये जो फोकस करने का काम है मसल्स ऑटोमेटिक कर लेती है कि जो चीज़ जब हमने पास की चीज़ को देखना होता है तो हमारा फोकस जो है पास की चीज़ के ऊपर आ जाता है, और जब हमने दूर की चीज़ को देखना होता है तब मसल्स जो है वो लेंस को थोड़ा रिलीज कर देती है, लेंस थोड़ा सा आपका एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है उस केस के अंदर। तो कहता है these are used in fine focusing of the eye. When these muscles contract, then squeeze the lens and so it gets fatter. This enables focusing thing close to you. When the muscles relax, then lens become thinner and the conditions you can see distinct object. तो यहाँ पर इसका नतीजा पूरी बातों का यहाँ जो लिखी हुई है उसका यही निकलेगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कभी भी पास की चीज़ को देखना हो, तो ये जो अपनी मसल्स है ये लेंस की फोकल लेंथ को छोटी कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि इमेज हमेशा इसी जगह बननी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर मर्जी हो, लेकिन इमेज हमारी इसी जगह बननी रहे। और अगर मैं एक कोई फिक्स फोकल लेंथ का यहाँ पर अगर मैं लेंस लगा देता तो इसकी इमेज अलग जगह बननी थी, कुछ आगे बन जानी थी, कुछ इमेज पीछे बन जानी थी, कुछ इमेज यहाँ बननी थी। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज हमेशा यहाँ बने। तो आपने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा ही था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप v को चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते इमेज आपकी इतनी डिस्टेंस पर ही बने। आप v को चेंज नहीं कर पा रहे, और v को अगर चेंज नहीं कर पा रहे इसका मतलब u और f बचे। और u क्या होती थी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। और अगर u की वैल्यू अलग अलग है तो f की वैल्यू भी तो अलग अलग होनी चाहिए। तो इस f की वैल्यू को एडजस्ट करने का काम जो है, इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो है मसल्स अपने आप ही कर लेती है। तो ये आपके पास थी मसल्स जो लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करने काम आती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने आगे चलें तो आई बॉल की बात करेंगे, मतलब आँख की जो पूरी बॉल होती है अपने उसके बारे में बात कर लें। योर आई बॉल आर अबाउट टू साइज ऑफ टेबल टेनिस बॉल एंड इफ यू लुक इनटू समवन्स एल्स आई यू विल सी दैट दे फिट इनटू द हेड एंड आर प्रोटेक्ट बाय द आईब्रो अबव द चीक बोन बिलो। तो इसने आई बॉल की बात की है कि आई बॉल जो है कैसे किस तरीके जुड़ी होती है। अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा काम की बात नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये पेपर के अंदर पूछा गया है, ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि आंख के अंदर जो लेंस होता है, जो हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा है, उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है? तो आप बोलेंगे उसकी 2.5 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ होती है। और आप उस लेंस की पावर का भी आप फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हो कि लेंस की पावर जो होती है वो डायप्टर के अंदर मेजर करते थे अपने, और जो कि 1/f के इक्वल थी। तो 1 में जब आप इस 2.5 का डिवाइड करोगे, इस 1 में जब आप 2.5 का डिवाइड करोगे तो आपको लगभग 0.40 मिलेगा। और 0.40 मीटर का मतलब 40 सेंटीमीटर, ये आपको मिलेगा 0.40, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। यहाँ जो फोकल लेंथ के अंदर हम जो f की वैल्यू रखा करते हैं वो मीटर में रखा करते हैं, तो यहाँ 2.5 नहीं लिखना अपने को, उसको मीटर में लिखना है। और उसको जब मीटर में लिखोगे तो 0.025 लिखोगे, और जब 0.025 मीटर में लिखोगे ना तो d की वैल्यू आपके पास लगभग 40 आएगी। और लगभग 40 वैल्यू आएगी तो अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आँख का जो लेंस होता है, अगर उसका पूछा जाए कि उसकी पावर कितनी होती है, आँख के जो लेंस है उसकी पावर, तो हम बोलेंगे कि उस लेंस की पावर लगभग 40 के आसपास होती है। बाकी अब इसको थोड़ा सा देख लेना कि लेंस की एक्चुअल पावर कितनी होती है, ये वेरी करती है, हर एक बंदे की एक जैसी लेंस की पावर नहीं होती, अलग अलग होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास ही आपको मिलेगी अगर किसी आंखें बिल्कुल ठीक है तो। कहता है व्हेन योर आई क्लोज they are covered by eyelid and every time you blink the eyelid carry fluid across the front of the eye and cleans them rather like the windscreen washer and wiper of the car, जिसके बारे में आपको बिल्कुल शुरू में पहले ही बता चुका था कि ये जो आंखों की अपनी जो पुतली है वो जो है अपने पास उसके अंदर जो है लिक्विड रहता है, बार बार जो है आईलिड जो है बंद होती है ओपन होती है, ताकि वो वाइपर की तरह से आंख की सफाई करती रहती है लिक्विड के साथ। तो ये थी अपनी आई बेल की बात, और आँख के ऊपर क्या क्या था, इसके क्या क्या इस आई के अपने पार्ट्स थे वो भी अपने सारे देख लिए। तो कॉर्निया है, उसके बाद एक्वासोमर लिक्विड हो गया, फिर उसके बाद आपके पास आइरिस आया था, पिपल आया था, फिर लेंस आया था, रेटिना हो गया, मसल्स होगी और ऑप्टिकल नर्व होगी। और यहाँ पर इसके आई बॉल जो अपनी पूरी आई बॉल है उसके अंदर यहाँ पर भी ये लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर ये था एक्वासोमर्स और ये आपके पास है विट्रस ह्यूमर।
यहाँ पर जो भी आपके पास मटेरियल यहाँ पर जो है वो आपके पास होता है विट्रस ह्यूमर बोला जाता है उसको, जो आई बॉल के अंदर ज़्यादातर पोर्शन के अंदर जो भरा हुआ होता है। तो हो गया आई की बात होगी। उसके बाद आई के अंदर डिफेक्ट क्या है। लॉन्ग साइट लिखा यहाँ पर लॉन्ग है, तो लॉन्ग साइट को आप हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। तो लॉन्ग साइट मतलब जिसकी पास की आंखें जो है कमज़ोर हो, हिंदी के अंदर इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोला जाएगा। जिस बंदे की पास की आंखें कमज़ोर हो, तो उसमें क्या होगा कि जब किसी की पास की आंखें कमज़ोर होगी तो वहाँ जो रेटिना पर जो इमेज बननी चाहिए थी वो इमेज रेटिना पर नहीं बनती, वो इमेज थोड़ी सी आगे बनती है। तो हमें उस आगे जाती हुई इमेज को थोड़ा सा और ज़्यादा कन्वर्ज करके जल्दी से मिलाना है ताकि रेटिना पर बने। इसलिए हम जो लेंस काम में ले लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पास की अगर किसी की आंखें कमज़ोर है और उसको ठीक से दिखाई दे, उसके लिए हम कौन से लेंस का चश्मा बनाएंगे, तो उसका आंसर होगा कन्वेक्स लेंस का चश्मा बनेगा। ए विजन कंडीशन इन विच नियर बाय ऑब्जेक्ट आर ब्लरी, लॉन्ग साइट अकर्स इधर बिकॉज ऑफ आई लेंस इज टू वीक और आई बॉल इज टू शॉर्टर। तो ऐसा है जो कि या तो आँख का जो लेंस है वो कमज़ोर हो जाए या फिर आई बॉल छोटी हो, तब भी आपके पास ये लॉन्ग साइट का जो है ये आपको दोष मिल सकता है। लेकिन ये जो हमेशा ये नहीं है कि अगर आँख का अगर आई लेंस अगर वीक है तब लॉन्ग साइट ही होगा, उसके कारण शॉर्ट साइट भी हो सकता है। तो अगर आप चाहे लॉन्ग साइट की बात करें चाहे शॉर्ट साइट की बात करें, उसका कारण आपको ये दोनों कारण ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों कारण से लॉन्ग साइट का भी फर्क पड़ सकता है और शॉर्ट साइट का फर्क पड़ सकता है। कहता है इन ईच केस द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनती है और पर्सन देयरफॉर सी फ्यूजी ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट, फ्यूजी व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पर्सन को कि जो है वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है वहाँ पर पास का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट साइट इफेक्ट, जिसको मायोपिया बोला गया है कि जिसकी अगर किसी की दूर की आंखें कमज़ोर हो, दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे हम। अगर किसी की दूर की आंखें कमज़ोर हो तो वहाँ पर शॉर्ट साइट इफेक्ट हो जाता है आपके पास। और उसमें क्या होगा कि दूर की क्लियर नहीं दिखाई देगी लेकिन पास के ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं, बस दूर के दिखाई नहीं देते। इस केस में क्या है कि इमेज आपकी रेटिना से पहले ही बन जाती है, जो इमेज यहाँ पर रेटिना पर बननी चाहिए थी वो आपकी पहले ही बन जाती है। तो इमेज को ये जो रे इस तरीके से आ रही थी, इन रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए यहाँ जो लेंस लगाया गया वो लेंस आपके पास कनकेव लेंस लगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी की दूर की आंखें कमज़ोर है, जो कि ज़्यादातर लोगों की होती है, जो कि ज़्यादातर लोगों की दूर की आंखें कमज़ोर होती है, उनके जो लेंस लगाया जाता है वो कनकेव लेंस लगाया जाता है, कनकेव लेंस। तो इमेज पहले बन रही होती है रेटिना से, कनकेव लेंस लगाने के बाद इमेज जो है रेटिना के ऊपर बनती है जाके। रीजन इसके भी वही बताए गए हैं कि एबनॉर्मल लॉन्ग आई बॉल, यहाँ आई बॉल के अंदर वहाँ गड़बड़ है और यहाँ पर आपके पास वही लेंस की दिक्कत होती है। तो लेंस और आई बॉल के कारण ही किसी की दूर की या फिर पास की आंखें कमज़ोर होती हैं। उसके बाद बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ एक ऐसे लेंस होते हैं अगर किसी की दूर की और आंख की दोनों तरह की आंखें कमज़ोर है और वो बंदा चाहता है कि उसको दूर का भी क्लियर दिखाई दे, उसको पास का भी दिखाई दे, तो उसको पास में कोई भी अखबार वगैरह पढ़ने के लिए लेंस जो लगा होता है, पास की जो आंखें कमज़ोर है जिसकी, हमें थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए कन्वेक्स लेंस था, तो उसमें क्या होगा, कन्वेक्स लेंस लगा होगा बिल्कुल पास में। तो उसको एक ऐसा चश्मा तैयार करके दिया जाता है कि एक चश्मे के अंदर ही दो लेंस लगे होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो दूर का देखने काम आता है और दूर का देखने के लिए आपने देखा था कनकेव लेंस लगाना है। मतलब ऊपर वाला पोर्शन तो उसका कनकेव होता है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो उसको पास में देखने पढ़ने के लिए काम आता है। तो नीचे जो लेंस लगा होता है कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो इस लेंस को बाईफोकल लेंस बोला जाता है। तो ऐसा है, पेपर में भी आया हुआ है, ये मुझे एक बार नहीं पता कि एनडी में आया सीडीएस में आया, लेकिन क्वेश्चन देखा हुआ है कि उसमें यह पूछा गया था कि ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन में कौन कौन सा लेंस लगा होता है। तो ऊपर आपका कनकेव होता है, याद रखेंगे, और नीचे आपके पास जो है कन्वेक्स लेंस होता है बाईफोकल लेंस के अंदर। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तो आप जानते होंगे कि आपने पढ़ा है कि रेड कलर और ग्रीन कलर के अंदर कोई बंदा फ़र्क नहीं देख पाता तो उसको अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। कहता है कंप्लीटली कलर ब्लाइंड का मतलब उसको ब्लैक, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे वो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड हो चुका है। और नहीं तो आपने ज़्यादातर जो है वो रेड और ग्रीन की बात ही आती है।
कहता है कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय दी कौन सेल इन योर रेटिना नॉट वर्किंग प्रॉपरली। रेटिना की कुछ सेल्स हैं वो जो हाँ जिनको कौन सेल्स बोलते हैं, वो अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करती तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसे ही डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर कुछ डॉट जो हैं ग्रीन कलर के बनाए गए हैं इसके अंदर, और कुछ डॉट जो हैं वो रेड कलर के बनाए गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ लेटर अगर इसके अंदर 74 लिखा गया है, अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ 74 बना हुआ है ये। अगर ये 74 आपको अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा या फिर देखने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया था 74 लिखा हुआ था। तो उसके अलावा कुछ और भी डिफेक्ट्स हैं, जैसे कैटरेक्ट बोला गया है, प्रेसफोबिया, ये आपके पास ओल्ड एज, लॉन्ग साइटनेस, ये वर्ड आप याद रखेंगे प्रेसफोबिया, और इसको आप रहने भी दे सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है। तो कैटरेक्ट क्या है, कहता है इट यूजुअली फाउंड इन ओल्ड पर्सन के जो है थोड़े बुजुर्ग लोगों के अंदर ये देखा जाता है। और कारण क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनके क्या होता है कि जो आँख का लेंस होता है उसके आगे एक मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, एक झिल्ली बननी शुरू हो जाती है, एक परत बननी शुरू हो जाती है, ओपेक मेम्ब्रेन, जिसके कारण उसको जो है थोड़ा सा दिखने में धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उसका वैसे तो कोई इलाज नहीं है, हम चश्मा वगैरह लगाकर हम उसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए सर्जरी ही काम की होती है। तो सर्जरी करके वो जो वहाँ पर मेम्ब्रेन बन रही होती है लेंस के आगे, वो सर्जरी करके उतार दी जाती है। उसके बाद प्रेसफोबिया और ओल्ड एज लॉन्ग साइटनेस। तो यहाँ पर बोला गया ड्यू टू प्रेसफोबिया एंड ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, तो उसको क्या करता है कि ओल्ड पर्सन जो होते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी आँख, पास की आंखें जो है जल्दी कमज़ोर होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो लेंस लगेगा वही लगेगा जो हम पहले लगा चुके हैं लॉन्ग साइटनेस के लिए, कन्वेक्स लेंस था, वही कन्वेक्स लेंस का चश्मा यहाँ पर काम आएगा। तो इसके लिए कोई अलग से इलाज नहीं है, लेंस से काम चल सकता है इस तरीके से। और लास्ट वाला आपको करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे इसके बारे में देख लो कि एस्टिकेट में होता क्या है, ये आपके पास होगा कि जो इमेज होती है वो एक जगह पर नहीं बनती, कुछ इमेज आगे बन रही है, कुछ ऊपर बन रही है, कुछ नीचे बन रही है, कुछ राइट साइड बन रही है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग जगह पर इमेज बन रही होती है। तो जो लेंस लगाए जाते हैं वहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस काम में आते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि लेंस की एक और वैरायटी आपके सामने आ गई है, सिलेंड्रिकल लेंस। अभी तक हम सिर्फ स्फीरिकल लेंस को पढ़ते हैं, तो आपने सिलेंड्रिकल लेंस की बात, ये बहुत कम लोगों के लगे होते हैं। तो जब कि किसी के अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करता है तो पहले वो क्लियर करता होता है कि उसके लेंस सिलेंड्रिकल लगाने हैं उसने या स्फीरिकल लगाने हैं। तो स्फीरिकल के अलावा भी एक लेंस का टाइप होता है सिलेंड्रिकल लेंस। तो स्फीरिकल लेंस कब लगते हैं, जब आपकी इमेज एक ही जगह पर बन रही हो पर आगे या पीछे बन रही हो रेटिना से, तब हम स्फीरिकल की ओर जाते हैं। लेकिन अगर इमेज अलग अलग जगह पर बन रही है और अलग अलग जगह पर बनने वाली इमेज को, सारी इमेज को एक ही जगह पर आपने लेके आना है, तब आपको सिलेंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ेगी, सिलेंड्रिकल लेंस। फिर माइक्रोस्कोप आ गया। माइक्रोस्कोप के अंदर के बारे में आप जानते हो कि जब छोटे ऑब्जेक्ट को, बहुत बारीक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना होता है, तब आपके पास जो ये इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसको अपने माइक्रोस्कोप बोला जाता है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपका बहुत छोटा था और इमेज आपको देखो कितनी बड़ी मिल रही है, तो ये माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पर जो देखने वाला साइड होता है, जहाँ से आप देखते हैं उसके पास भी एक लेंस लगा होता है और ऑब्जेक्ट के पास भी आपका एक लेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसको अपने ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो आँख के पास होता है उसको आई पीस बोल देते हैं या फिर आई लेंस बोल देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है माइक्रोस्कोप के अंदर कि दोनों के दोनों लेंस जो होते हैं वो कन्वेक्स लेंस होते हैं। पहली बात तो ये कि माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों के दोनों लेंस जो होते हैं वो कन्वेक्स लेंस होते हैं। दूसरी बात कि जो पास वाला लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो है, मतलब आई वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा बड़ी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा छोटी होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो छोटा होता है, जो आपकी आंख के पास जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई बंदा अगर देखेगा तो वो यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, ये लेंस उसके पास बड़ा होगा, यहाँ लगा होगा, और जो लेंस यहाँ लगा होगा वो लेंस छोटा होगा। तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है वो छोटा होता है और आंख के पास जो लेंस होता है बड़ा होता है। इमेज यहाँ पर दिख रही है आपको, ऑब्जेक्ट आपका नीचे की ओर था, इमेज आपकी सीधी बन रही है, उसकी अपोजिट बन रही है इमेज। तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव gives a real inverted image of the object which is then magnified by the eye lens give a final virtual image।
कि पहले इसने इमेज दी और इसने इमेज आपको उल्टी इमेज दी है, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज दी थी इस साइड की ओर। फिर आई लेंस का काम होगा उसी बड़ी हुई इमेज को और बड़ी करके दिखाना। सम माइक्रोस्कोप्स even have oil between the lens of and the object help give the हाई क्वालिटी मैग्नी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो दोनों लेंस लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास दो लेंस है, इसके बीच में जो पोर्शन होता है वहाँ पर कहता है कि अगर क्वालिटी बढ़ाने के लिए लिक्विड भी भरा जाता है, वहाँ पर लिक्विड भरा होता है अगर आपने माइक्रोस्कोप की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ानी है तो। कहते हैं माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली फार्दर from the objective lens than its focal length. Shorter focal length objective gives higher magnification and this means that object will very close to the objective lens। मतलब इसके बारे में आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इसकी जितनी कम रखोगे ना, जितनी कम रखोगे इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होएगी उतना फ़ायदा है, उतनी इमेज बड़ी दिखेगी, और इसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा रखोगे आपको इमेज उतनी बड़ी मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए और जो आपका आई पीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। द फाइनल इमेज यूजुअली एट ए डिस्टेंस अबाउट 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर को भी आपने ध्यान में रखना है कि 25 सेंटीमीटर पर जो इमेज बनती है वो हमारी आंखों को बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो 25 सेंटीमीटर से दूर जो है हमें थोड़ा सा दिखना तब भी कम होता है। 25 सेंटीमीटर से अगर आप कम करोगे डिस्टेंस को उस ऑब्जेक्ट की तो हमें फिर भी कम दिखाई देगा। तो हमारी आंखों के लिए जो 25 सेंटीमीटर का जो दायरा है वो बिल्कुल सही होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्लियर देखने के लिए। आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर आप। द फाइनल इमेज इज यूजुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। If it was closer, then you would get some strain if you try to use the microscope for a long time। तो अगर 25 सेंटीमीटर से कम की बात होगी तब कहता है कि हमारी जो आंखों का लेंस है वो एडजस्ट तो हो जाएगा, जो आइरिस है वो उसको एडजस्ट तो कर लेगा, मसल्स जो थी अपनी वो लेंस को एडजस्ट तो कर लेगी, लेकिन आंखों पर थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहेगा। उसके बाद फ्लिंट ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा गया है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वहाँ पर कौन सा ग्लास कांच जो है काम आता है। तो सारे के सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि लेंस जो बनते हैं वो किसके बने होते हैं। तो आपके पास रहेगा फ्लिंट ग्लास। फिर टेलीस्कोप आ गया। टेलीस्कोप दो टाइप का है आपके पास, जो कि दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। जब दूर की चीज़ों को देखना होता है तो टेलीस्कोप को काम में लेते हैं। एक आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल है और एक आपके पास गैलीलियन है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कब काम आता है? जब हमें दूर कोई स्टार प्लैनेट वगैरह की बात करनी होती है तब तो अपने एस्ट्रोनॉमिकल को काम में लेते हैं। और जब हमने अर्थ की ही कुछ चीज़ों की बात करनी है जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, क्लियर देखना है, तब अपने पास जो टेलीस्कोप काम में आता है उसको गैलीलियन टेलीस्कोप बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर दोनों के दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस होते हैं, जैसा कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि हमने माइक्रोस्कोप देखा था। माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस जो थे कन्वेक्स थे, वैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दोनों लेंस जो होते हैं कन्वेक्स होते हैं। तो इसका डायग्राम आपके पास है, ये देखो, ये रे डायग्राम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जहाँ ये आइस होगी अपनी और यहाँ से आप देखोगे तो दूर के ऑब्जेक्ट जो थे, ये देखो बहुत दूर से जो रे आ रही थी वो भी आपकी उसकी फाइनल इमेज जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये फाइनल इमेज आपको दिखाई दे रही है। तो ये था आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ याद करने वाली बात क्या है कि दोनों के दोनों लेंस जो है कन्वेक्स होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात कि आंख के जो पास वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, आंख के जो दूर वाला जो ऑब्जेक्ट की ओर है लेंस उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये माइक्रोस्कोप से बिल्कुल उल्टा है। माइक्रोस्कोप में क्या था कि आंख के पास वाला लेंस जो था वो बड़ा था, ऑब्जेक्ट के पास वाला छोटा था, लेकिन यहाँ उल्टा है। पर होंगे दोनों के दोनों आपके पास कन्वेक्स लेंस ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कन्वेक्स ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो आंख के पास जो लेंस होता है वो कनकेव होता है। जो आंख के पास लेंस होगा वो आपके पास कनकेव होगा और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा दूर होगा वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा। और इसमें बोला है कि फाइनल इमेज जो है इसमें उल्टी बनती है। इसके अंदर गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर फाइनल इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइंग पावर जो इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कम होती है। तो ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप, इन दोनों के अंदर फ़र्क थे और उम्मीद है आपको ये
फ़र्क पता लग गए होंगे। बस ये रे डायग्राम के बारे में थोड़ा ज़रूर ध्यान में रखें कि दोनों के दोनों लेंस कैसे होते हैं, किस तरीके से किस पोजीशन पर रखे होते हैं। उसके बाद लाइट की सातवीं और लास्ट प्रॉपर्टी आ गई स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हिंदी के अंदर हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोल देंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। कहता है व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एयर ऑब्जर्व द लाइट देन दीज एटम री एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। कि जो एयर के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं वहाँ पर, और लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो उसको अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से एमिट कर देते हैं। तो लाइट का इस तरीके से एमिट हो जाना, इसी प्रोसेस को अपने बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। कि सबसे पहले लाइट आ रही थी, इंसिडेंट लाइट थी, वो ऑब्जर्व यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, और ऑब्जर्व होने के बाद जो लाइट जो है एमिट हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। द एटम्स और पार्टिकल्स दैट स्केटर लाइट आर कॉल्ड स्केटरर्स। उनको स्केटरर्स बोला जाता है कि जो लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिनके कारण होती है उनको अपने स्केटर बोला जाएगा। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एप्लीकेशन। मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जितनी भी एप्लीकेशंस है वो आपने ज़रूर पढ़नी है, सारी की सारी एप्लीकेशन आपके काम की है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, और सन का सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम पर सन का रेड कलर का दिखाई देना, ये एप्लीकेशन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की है। तो लाइट का कलर जो है, जो आसमान का कलर जो है, आकाश का कलर जो है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, उसका कारण अपने देख लेते हैं। कहता है व्हेन सनलाइट एंटर द एटमॉस्फेयर देन इट गेट्स स्कैटर्ड द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटेस्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो सबसे कम स्कैटर होती है। ये भी हम पहले डिस्पर्जन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो रेड कलर की लाइट होती है वो सबसे कम, उसके अंदर सबसे कम डेविएशन होता था। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ उसी तरीके से बोला गया है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, वॉयलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है कि वॉयलेट रे आर स्कैटर्ड द मोस्ट फॉलोड बाय ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज रिस्पेक्टिवली। आवर आई इज मोर सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट दस वी सी द स्काई एज ब्लू। तो हमारी जो आंखें होती है ब्लू लाइट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें जो है आकाश का जो रंग है वो ब्लू दिखाई देता है। तो लाइट तो वहाँ पर हर तरीके की आ रही होती है, लेकिन हमारी आंखों को जो है ब्लू कलर की लाइट हमारी आंखों तक ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्काई का कलर जो है वो ब्लू होता है। उसके बाद रेड स्काई एंड सन ऑन द टाइम ऑफ सनसेट ऑफ और सनराइज। कहता है एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द पोजीशन ऑफ सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। द सनलाइट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग ब्लू लाइट इज मोर देन रेड लाइट। एज रिजल्ट मोर रेड लाइट्स रीच अवर आई देन द ब्लू लाइट। तो ब्लू कलर की लाइट जो थी वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, ज़्यादा इधर उधर निकल जाती है, अपनी डायरेक्शन से ज़्यादा मुड़ जाती है, तो वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। तो रेड लाइट जो कि सबसे कम स्कैटर हुई थी, वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ब्लू कलर की कोई चीज़ क्यों दिखाई देगी, क्योंकि लाइट हमारी आंखों तक ब्लू कलर में जा रही है, ब्लू कलर की लाइट एंटर कर रही है, तो ऑब्जेक्ट अपने को ब्लू कलर के दिखाई देंगे। रेड कलर का कारण क्या था कि जो अपनी रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है, तो हमारी आंखों में डायरेक्ट चली जाती है, इसलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम जो है लाइट, वो जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देगा। उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लाइट इस तरीके से जब आ रही है, आप किसी भी यहाँ पर ट्रीज, काफ़ी का आपका ट्री का एरिया है, और यहाँ आप देख रहे हो कि लाइट जो है बिल्कुल सीधी लाइट के आपको बीम दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इस तरीके से लाइट के आपको बीम दिखाई दे रहे हैं आते हुए। यही इफेक्ट जो होता है टिंडल इफेक्ट होता है। तो इस टिंडल इफेक्ट को आप अच्छे तरीके से और समझने के लिए आप अगर अपने आप को एक डार्क कमरे के अंदर बंद करो और उसके अंदर एक छोटी सी लाइट आने के लिए जगह छोड़ दो, तो आपको लाइट का एक बीम आता हुआ दिखाई देगा, और उस बीम के अंदर आप अगर गौर से देखोगे तो एयर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अगर आपने उनको गौर से देखा। और उसके पास अगर आप इस तरीके थोड़ा सा हाथ हिलाओगे तो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। तो लाइट का ये जो इस तरीके से बीम की फॉर्म में दिखाई देना, यही टिंडल इफेक्ट होता है।
द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर इन कोलाइडल फॉर्म इज नोन एज टिंडल इफेक्ट और टिंडल स्कैटरिंग। तो टिंडल इफेक्ट या टिंडल स्कैटरिंग जो है, ये भी एग्जांपल आप किसमें लेके आओगे, आप स्कैटरिंग के अंदर ही इसका एग्जांपल को कंसीडर करोगे। तो टिंडल इफेक्ट होता है क्या, लाइट का इस तरीके से बीम बनना। बीम क्यों बनता है, स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग के कारण। तो ये था टिंडल इफेक्ट। उसके बाद है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है कि लाइट की वेवलेंथ जो है उसका चेंज हो जाना, चेंज इन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन ए लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल। तो जब लाइट बीम किसी मॉलिक्यूल से टकराता है या फिर मॉलिक्यूल स्कैटरिंग करता है, तो पहले लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट को एमिट करता है तो उसकी वेवलेंथ में कमी आ जाती है। और ये जो इफेक्ट होता है यही रमन इफेक्ट होता है। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये एनडीए 2021 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, रमन इफेक्ट ऑप्शन में दिया था कि लाइट का इस तरीके से वेवलेंथ का जो है कम हो जाना, उसका कारण क्या, तो हम बोलेंगे रमन इफेक्ट उसका कारण है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवर्स ए डस्ट फ्री transparent sample of chemical compound, a small fraction of light emerge in all direction other than that of the incident beam। तो जो मैं आपको कह रहा था वही है यहाँ पर कि जो भी आपके पास इंसिडेंट बीम होता है उसकी जितनी वेवलेंथ होती है अब्जॉर्ब करने के बाद जो स्कैटरिंग होगी लाइट की, उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है और यही इफेक्ट आपके पास रमन इफेक्ट होता है। तो लाइट की हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ी है। 7th प्रॉपर्टी का नाम था आपके पास स्कैटरिंग। तो इस क्लास से पहले हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन थी आपके पास, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन थी, डिस्पर्जन। ये तीनों प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके थे। और आज आते ही सबसे पहले हमने पोलराइजेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद इंटरफेरेंस किया और इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन किया था और डिफ्रैक्शन के बाद लास्ट हमने ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किया। तो ये जो लाइट है आपके पास ये 7 प्रॉपर्टी थी और हमने इन सातों की सातों प्रॉपर्टीज की बात कर ली है और इसी के साथ ही आपका लाइट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो के बाद आपने जो भी पिछले सालों के एनडी और सीडीएस के पेपर हो चुके हैं उनके आप प्रीवियस ईयर एक बार ट्राई करके देख लेना। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और जो मैंने आपको करवाया है वो कितना किफ़ायती है पेपर के लिए। तो ये थी हमारी लाइट और ऑप्टिक्स चैप्टर जो कि हमने 4 क्लासेज के अंदर कंप्लीट किया है। 4 क्लासेज लगी है पूरी इसकी, 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पूरा पसंद आया होगा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और जितना हो उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज बुधवार हो चुका है, वेडनेसडे है, संडे एनडी और सीडीएस का पेपर है, 4 दिन बचे हैं। और आपने अगर इस चैप्टर कर लिया है तो एनडीए के अंदर आपके 5-6 क्वेश्चन आराम से तैयार हैं। और अगर सीडीएस की बात करोगे तो सीडीएस में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से इसमें से आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट अपने मिलते हैं अगले टॉपिक से और आज के लिए इतना ही सभी को। थैंक यू, जय हिंद।